बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमारी बात हो रही थी कहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पर। मैंने कहा था कि इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई एसोसिएट। एसोसिएट की डेफिनेशन बहुत डिटेल है, तो मैं किसी और पॉइंट पर इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं भी इस डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान लफ्जों में। एसोसिएट का मतलब जो है वो आप ले सकते हैं जनाब रिलेटिव। रिलेटिव में टैक्स के लिहाज से कौन आता है जनाब? स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उनके डिसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स ठीक है जी, उनके एंसेस्टर्स जो बुजुर्गान, वाइफ के हस्बैंड और उनकी स्पाउसेस, और क्या कहते हैं जनाब, वाइफ के पेरेंट्स और उनकी स्पाउसेस। उसके बाद हस्बैंड के पेरेंट्स और उनकी स्पाउसेस, ठीक है ना, आबा अजदाद और उनके बच्चे, ठीक है जी। सो ऑन, डिस्कशन एक हुआ है आसान लफ्जों में। एसोसिएट्स मतलब रिलेटिव्स। तो हस्बैंड के पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, ये सब आपस में क्या है, मतलब ये जो टैक्स पेयर है उसके लिए एसोसिएट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो जनरली तो हम आमतौर पे बीवी और बच्चों को इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा इन डिटेल आगे चल के। अच्छा, उसके बाद अगर एक कंपनी और दूसरी कंपनी की बात की जाए तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी, मतलब एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में इतने शेयर्स होल्ड करती है कि वो उसकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकती है, तो लिहाजा ये दो कंपनीज भी आपस में क्या कहलाएंगे? एसोसिएट्स कहलाएंगे। अच्छा, इस तरह एओपी और एओपी के मेंबर्स आपस में क्या एसोसिएट्स हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो एओपी क्योंकि अलग पर्सन है टैक्स में, और मेंबर्स ऑफ एओपी एक अलग पर्सन है टैक्स में, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएट्स कहलाएंगे। मेंबर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट्स हैं, मेंबर्स ऑफ एओपी भी आपस में एसोसिएट्स हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ना, डेफिनेशन अभी बाकी है किसकी? एसोसिएट की। तो एसोसिएट की डेफिनेशन अगर आपको आप इसको स्ट्रेट टेक्स्ट में ढूंढें तो आपको मिल जाएगी, आप उसको एक दफा वहां से पढ़ के देखिएगा। लेकिन अभी आसान लफ्जों में एग्जांपल देकर इसको समझा दूं, फिर मैं किसी और पॉइंट पर आपको एसोसिएट भी समझा दूंगा। तो एनी अमाउंट और परक्विजिट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है जी। कोई भी अमाउंट या परक्विजिट समझा जाएगा कि एम्प्लॉय ने रिसीव किया है फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, regardless of whether the amount or perquisite is paid or provided by, यानी वो अमाउंट या परक्विजिट एम्प्लॉय ही रिसीव करता हुआ माना जाएगा, भले वो पे करने वाला कौन हो, पेड और प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर, भले वो बेनिफिट उसको एम्प्लॉयर से डायरेक्टली मिला हो, एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, या वो बेनिफिट उसको किससे मिला हो? एम्प्लॉयर के एसोसिएट से। मतलब आप मुलाजिम हैं पेरेंट कंपनी के, लेकिन आपको बेनिफिट मिल गया सब्सिडरी की तरफ से। आप मुलाजिम हैं अब्बा के, लेकिन सैलरी मिल गई आपको बेटे के अकाउंट से, ठीक है जी। आप मुलाजिम हैं किसी एओपी के, लेकिन आपको सैलरी रिसीव हो गई एओपी के किसी मेंबर के अकाउंट से, मतलब बेनिफिट मिले एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर के एसोसिएट्स। अगर आप किसी इंडिविजुअल बिजनेस में जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात उसका ऑनर एक शख्स है। तो अब अगर आपको पेमेंट सैलरी की कौन दे रहा है? डायरेक्ट एम्प्लॉयर दे रहा है या उसका एसोसिएट दे रहा है? तो बेनिफिट मिले भले किससे? एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर के एसोसिएट से, वो आपकी सैलरी में शामिल किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो बेनिफिट मिले भले आपकी अपनी कंपनी से या एसोसिएट सब्सिडरी से, ठीक है जी। उसके बाद या फिर किसी थर्ड पार्टी से बेनिफिट मिले, किसके कहने पर? एम्प्लॉयर के कहने पर या उसके एसोसिएट के कहने पर। मिसाल के तौर पर आप एक बहुत क्या कहते हैं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, आप आपको मोटिवेट रखने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया, आपके लिए छुट्टियां अरेंज करवा दी, वेकेशन अरेंज करवा दी। और जब वेकेशन अरेंज करवा दी तो आपकी जो एयरलाइन की बुकिंग से लेकर होटल की बुकिंग तक सारे काम पहले हुए हैं। तो आपको करना क्या है? आपको जाके जहाज में बैठना है, छुट्टियों पे जाना है, होटल बुक हुए हैं, रिजॉर्ट्स बुक हुए हैं, सोन जो भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये सारे बेनिफिट आपको जो एयरलाइन की तरफ से मिला है, जो होटल की तरफ से मिला है, जो डिफरेंट आपके जो वेकेशंस वाले पॉइंट्स हैं उनकी तरफ से मिला है, ये किसके कहने पे मिला है?
आपके एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के कहने पे मिला है, तो बेनिफिट मिले भले थर्ड पार्टी से, लेकिन किसके कहने पे मिल रहा है? एम्प्लॉयर के कहने पर या उसके एसोसिएट के कहने पर। तो लिहाजा ये बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। पेड और प्रोवाइडेड, ऊपर से दोबारा पढ़ूंगा, whether the amount or package is paid or provided by past employer or prospective employer, चाहे वो बेनिफिट किससे मिले आपको, पास्ट एम्प्लॉयर से, पेंशन, ठीक है, या फिर आप माजी में एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय थे और रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं तो आपको वहाँ चेकअप वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो बेनिफिट मिला आपको। अब ये और बात है कि इस बेनिफिट को हम टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे एक बहस आगे आगी। उसके बाद आपको बेनिफिट किससे मिल रहा है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, मुस्तकबिल, वही जो आप क्या करने जा रहे हो, एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हो। क्या आप एग्रीमेंट साइन करना चाहते हो कि भाई मैं, मेरी ये कंडीशन पूरी कर दें तो मैं इस जॉब के लिए एग्री हो जाऊंगा, वो जितना अमाउंट पे कर दें तो मैं इस जॉब के लिए एग्री हो जाऊंगा। तो बेनिफिट अगर आपको मुस्तकबिल के एम्प्लॉयर से भी मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, उसको सैलरी का पार्ट मानेंगे। उसके बाद बेनिफिट मिल किसको रहा है? तो बेनिफिट डायरेक्टली एम्प्लॉय को मिल सकता है, उसके एसोसिएट को मिल सकता है, या किसी थर्ड पार्टी को मिल सकता है, एम्प्लॉय के कहने पर या उसके एसोसिएट के कहने पर। तो यानी ये बेनिफिट रिसीव करने वाला कौन है? तो ये बेनिफिट रिसीव करने वाला डायरेक्टली कौन हो सकता है? एम्प्लॉय हो सकता है। तो अगर आपकी जो जॉब है उसके अंदर आपको हेल्थ फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई है, तो इलाज किसका हो गया? एम्प्लॉय का। तो ये परक्विजिट या बेनिफिट किसने रिसीव किया? ये परक्विजिट या बेनिफिट रिसीव किया एम्प्लॉय ने। अच्छा जी, इलाज हुआ एम्प्लॉय के बच्चों का इसी पैकेज के तहत, तो ये परक्विजिट या बेनिफिट किसने रिसीव किया? एम्प्लॉय के बच्चों ने रिसीव किया, लेकिन इसी एम्प्लॉयमेंट के तहत रिसीव किया, तो लिहाजा ये बेनिफिट असल में रिसीव किसने किया? एम्प्लॉय ने किया। भले एट द एंड वो बेनिफिट लेने वाला कोई और हो, लेकिन अंडर द एम्प्लॉयमेंट ये बेनिफिट एम्प्लॉय के बच्चों को एम्प्लॉय की वजह से मिला है ना। या फिर किसी थर्ड पार्टी को मिला है एम्प्लॉय के कहने पर या उसके एसोसिएट कहने पर। वही HBFC का लोन जो है वो आपकी कंपनी ने रीपे कर दिया आपके कहने पर या आपके एसोसिएट के कहने पर, तो बेनिफिट मिला थर्ड पार्टी को, रिसीव करने वाला यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए अरेंजमेंट किसने करवाई? एम्प्लॉय ने करवाई या एम्प्लॉय के एसोसिएट ने करवाई? किससे करवाई? एम्प्लॉयर से। तो ये पेमेंट का अल्टीमेट बेनिफिट किसको पहुंचा? एम्प्लॉय को पहुंचा, लिहाजा ये बेनिफिट एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा। कोई मसला यहाँ तक बेटा? इन तीन बातों को समझने में जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है पेमेंट अगर एम्प्लॉयर देगा तो उसको पता होना चाहिए ना, क्योंकि HBFC वाली एग्जांपल मैंने आपको दी कि वो लोन लिया हुआ था बैंक से और एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट की भाई ये लोन रीपे कर दो, तो बेनिफिट गया किसके पास? थर्ड पार्टी के पास। किसके कहने पर? एम्प्लॉय के कहने पर। पे करने वाला कौन है? एम्प्लॉयर। तो इट मींस दैट वो बजाहिर तो बेनिफिट थर्ड पार्टी को गया, लेकिन रिसीव असल में किसने किया? तो असल में अल्टीमेट रिसिप्ट देखनी है आपने कि इसका असल बेनिफिशियरी कौन है। ये पेमेंट करने से कर्जा किसका माफ हुआ? एम्प्लॉय का ना। यस बेटा, जवाब दीजिए। तो अभी अच्छा, अभी इसकी एग्जांपल्स जो है ना, थोड़ी मेच्योर एग्जांपल्स जो है वक्त के साथ साथ कवर होंगी। मतलब कुछ टॉपिक्स आगे आएंगे तो मैं करता क्या हूँ कि जब कोई टॉपिक आगे आना होता है तो मैं उस टॉपिक के साथ भी पिछली चीजों को कवर करता हूँ। तो अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है आई कैप के अंदर, उसमें क्या था? उसमें एक एम्प्लॉय है जो कि पाकिस्तान में रह रहा है और उसकी फैमिली रह रही है पाकिस्तान से बाहर, और जो उसकी फैमिली का जो अकोमोडेशन खर्चा है वो कौन बेयर कर रहा है? पाकिस्तान वाला एम्प्लॉयर। तो वो पाकिस्तान वाला एम्प्लॉयर जो है पाकिस्तानी एम्प्लॉय को भी रख के बैठा हुआ है और उसकी फैमिली का जो जो दूसरे मुल्क में खर्चा है वो भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। तो इट मींस दैट बेनिफिट मिल रहा है किसको? एम्प्लॉय को, और साथ साथ उसके एसोसिएट्स को। किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है बेटा, जवाब दें। इस तरह अगर एक प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर आपके लिए रेंट पे ले ले,
तो प्रॉपर्टी रेंट पे किसने ली? एम्प्लॉयर ने। उसका रेंट पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। पे किसको कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। लेकिन किसके लिए कर रहा है? आपके लिए। तो बाजाहिर तो लग रहा है कि इसका बेनिफिट थर्ड पार्टी को मिल रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो उस पेमेंट का अल्टीमेट बेनिफिट कौन एंजॉय कर रहा है? वो तो आप एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में तो आप रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपको ही मिला ना। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद क्या है? डेफिनेशन है किसकी? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय मींस व्हाट? एनी इंडिविजुअल एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। एम्प्लॉय कौन है? जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो। एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रिम्यूनरेट्स द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय वो है जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है, और एम्प्लॉयर वो है जो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करता है और उसकी पेमेंट करता है। तो बतौर एम्प्लॉय आप सर्विसेज देते हैं, और बतौर एम्प्लॉयर वो आपसे सर्विसेज लेता है और आपको रिम्यूनरेशन देता है। अच्छा, तो फिर इंडिपेंडेंट सर्विस में और एम्प्लॉयमेंट के तहत दी जाने वाली सर्विस में क्या फर्क होगा? ठीक है, तो वो सर्विस जरा देखें हम क्या फर्क पड़ता है। क्या लिखा हुआ है? अब एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ गई आपके पास। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अ डायरेक्टरशिप, यानी अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप एम्प्लॉय हैं, कुछ भी कर लें आप। यस और नो बोलिए। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप एम्प्लॉय हैं, भले आप शेयर होल्डर क्यों ना हो, लेकिन जब आप डायरेक्टर की कैपेसिटी में तो हम एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय हैं। यस और नो? अब डायरेक्टर दो किस्म के होते हैं बेटा, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, पता है आपको? वो जिनको बकायदा सैलरी मिलती है, और वो चंद होते हैं जो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए आते हैं, वो बकायदा वहां पर ऑफिस अटेंड नहीं करते। ऐसा ही है? जवाब दें। तो किसी भी किस्म का डायरेक्टर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, हर किस्म के डायरेक्टर जो है वो, अगर वो डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, ये बात तय हो गई इस डेफिनेशन के तहत। टैक्स लॉ उसको एम्प्लॉय की टैक्स लॉ कंपनी के डायरेक्टर को किस नजर से देखता है? एम्प्लॉय की नजर से। अब उसको डायरेक्टर की हैसियत से कुछ भी मिले बेटा, वो कौन से हेड में जाएगा? अब भले उसको डायरेक्टरशिप फी मिले, मैं छोड़कर आया हूं पीछे एक पॉइंट, सैलरी मिलेगी, सैलरी तो एग्जीक्यूटिव को मिल रही है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या मिल रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या मिल रहा है? सिर्फ मीटिंग अटेंड करने की फी मिल रही है, फी फॉर अटेंडिंग बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो अब उसको बोले फी का नाम दो। देखो, अब देखो पिछली एग्जांपल खुद ब खुद कवर हो रही है। सैलरी को भले फी के नाम से पुकारो, लेकिन अगर फी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, फी जरूर है, लेकिन वो कौन से हेड में कवर होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या ख्याल है कि नहीं? अच्छा जी। उसके बाद या तो आप डायरेक्टरशिप में मतलब फॉल करते हैं, और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, या आप किसी भी लिहाज से कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपके पास कोई मैनेजर लेवल की क्या है? पोस्ट है। तो अगर आपके पास कोई मैनेजर लेवल की पोस्ट है, कोई डेजिग्नेशन मौजूद है, किसी भी तरीके से आप कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कंपनी के असल ऑनर्स तो कहाँ बैठे हुए हैं बेटा? घर में बैठे हुए हैं, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में जो लोग जो मैनेज कर रहे होंगे कंपनी को, उन तमाम लोगों को क्या माना जाएगा? कंपनी का मुलाजिम ही माना जाएगा ना बेटा। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अ डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। बी पॉइंट, चलेंगे कंपनी के अलावा बात कर लें। सर कंपनी में तो इसका मतलब क्या है? आमतौर पे कंपनी में तो शेयर होल्डर्स घर पे बैठे होते हैं, तो कंपनी चला कौन रहा होता है? मुलाजमीन। अगर शेयर होल्डर खुद भी चलाएं तब भी उनको उस चलाते वक्त क्या माना जाएगा? मुलाजिम ही माना जाएगा, कि यहाँ पर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी ना हो तो फिर कैसे पहचानेंगे? बड़ी आसान सी पहचान है यार। देखो, अगर आपको फिक्स ए सर्टेनेबल अमाउंट मिल रहा है, एक डॉक्टर है जो एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है, अब वो दिन में 10 पेशेंट देखे या 100 पेशेंट देखे, उसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ख्याल है? उसको एक मिनिमम फिक्स सैलरी मिलनी है, अबव मिल जाए बोनस वगैरह
कोई फी मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर फिक्स ए सर्टेनेबल अमाउंट मिल रहा है तो फिर वो सैलरी। यस और नो? A position entitling the holder to a fixed a certainable amount या remuneration। अब वही डॉक्टर साहब अगर हॉस्पिटल से पर पेशेंट या पर स्टूडेंट चार्ज करें तो, पर पेशेंट या पर क्या कहते हैं ऑपरेशन चार्ज करें तो फिर वो फिक्स तो नहीं हुआ ना। अगर मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट नहीं है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब की जेब में कुछ भी नहीं आ रहा, और जितने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उनको फीस मिल रही है, वो शेयर कर रहे हैं। यस और नो? तो ये तमाम बातें ध्यान में रखनी है हमें। इस तरह मैंने लॉयर वाली एग्जांपल भी आपको दी थी, लॉयर वाली एग्जांपल कि अगर एक लॉयर कंपनी में बतौर लीगल एडवाइजर जो है वो एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है और उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, और फर्दर केसेस लड़ने पर उसको इजाफी फीस मिल जाती है, तो उसका फिक्स सैलरी मिलना इस बात का सबूत है कि वो कंपनी का क्या है बेटा, एम्प्लॉय है। अब उससे अब जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी का पार्ट ही बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नंबर सी पॉइंट, होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस। अगर आप कोई भी पब्लिक ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस संभालते हैं, भले आप इस मुल्क के वजीर आजम क्यों नहीं है, तो वजीर आजम होकर भी तो क्या कर रहे हैं, आप एक पब्लिक ऑफिस संभाल रहे हैं ना बेटा। जब वजीर आजम ने अपना NIC नंबर भेजा एहसास प्रोग्राम के तहत, तो जवाब क्या आया, क्योंकि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं इसलिए आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वजीर आजम भी मुलाजिम है, तो बहैसियत वजीर आजम को मिलने वाली सैलरी कौन से हेड में जाएगी बेटा? वजीर आजम सदर को मिलने वाली सैलरी कौन से हेड में जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन ये और बात है कि उनकी सैलरी एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्पशन कहाँ लिखी हुई अलग बात है। अब एग्जेम्पशन किसने दी, किसने बनवाई, ये अलग बहस है। तो हेड पहचान लेना एक अलग मसला है, उस पर टैक्स लगना एक अलग मसला है। और अब सैलरी क्या है, रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट? चलें कुछ पिछली बातें रिकॉल कर लेते हैं। सैलरी क्या है, रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट है? बताइए। रेवेन्यू रिसिट। और रेवेन्यू रिसिट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो इमरान खान की सैलरी जो है वो नॉर्मल हालात में क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन वजीर आजम की सैलरी को एग्जेम्प्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, लॉ चाहिए होगा। तो अगर कानून नाम लेकर किसी रेवेन्यू रिसिट को एग्जेम्प्ट कर दे तो ठीक है, फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट तो वजीर आजम की सैलरी टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एग्जेम्पशन लॉ ने प्रोवाइड की है वजीर आजम को, सदर को, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो सकती है। और अगर लॉ ने सदर और वजीर आजम को कोई एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं की तो फिर उनकी सैलरीज भी क्या होनी चाहिए बेटा, टैक्सेबल होनी चाहिए। ऐसा ही ना? तो अब ये अलग बात है कि भाई एग्जेम्पशन कहाँ प्रोवाइड की है, वो अलग बहस है। ठीक है, तो आप किसी भी किस्म के गवर्नमेंट मुलाजिम हो भाई, आप कोई से भी पब्लिक ऑफिस को संभालते हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को संभालते हो, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट मुलाजिम हो, और गवर्नमेंट मुलाजिम की हैसियत से मिलने वाला अमाउंट क्या है आपका, सैलरी। आप कभी ये नहीं देखोगे जनाब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर जो है वो वहां पर अपनी सर्विस इंडिपेंडेंट दे रहा है, नहीं, वहां पर वो सर्विसेज बतौर एम्प्लॉय दे रहा होगा। और जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन है डॉक्टर्स, उनकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कवर होगी। क्या ख्याल है आप? यस और नो? यस, ओके। उसके बाद पाकिस्तान सोर्स सैलरी। सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब वही ना कि सैलरी फॉरेन सोर्स भी हो सकती है और सैलरी पाकिस्तान सोर्स भी हो सकती है। Salary shall be Pakistan source income if salary is received from any employment exercise in Pakistan wherever is paid।
अगर एम्प्लॉयमेंट कहाँ परफॉर्म की गई है पाकिस्तान में, वो जॉब कहाँ परफॉर्म की गई है पाकिस्तान में, तो भले अब ये सैलरी कहीं से भी रिसीव हो या कहीं भी रिसीव हो, ये सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। पे करने वाला दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ हो और रिसीव वाले दुनिया में किसी भी अकाउंट में रिसीव की जाए, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज की गई है पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तान सोर्स सैलरी। लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एक बात कि देखो, वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स, वो लॉयर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनको पाकिस्तान से मिल रही है। उनकी सैलरी उनके पाकिस्तान अकाउंट में क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। तो ये सैलरी तो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ऑब्वियसली कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन फर्ज करें एक चाइनीज इंजीनियर आता है बेटा थर कोल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, एक चाइनीज इंजीनियर आता है थर कोल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कहाँ परफॉर्म कर रहा है, भले वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्यों ना हो, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कहाँ परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान क्यों आया है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से एक्सीड नहीं करता तो वो अलग बात है कि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। उससे उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो एग्जाम नहीं होगी, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम होगी। तो फर्ज करें बेटा मिस्टर चिन चू ची जो थे, जो हमने पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, अगर मिस्टर चिन चू ची जो है वो पाकिस्तान आते हैं थर कोल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो थर कोल प्रोजेक्ट पे काम करके जो उनकी सैलरी वो अर्न कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी उनकी, वो क्या कहलाएगी उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब भले वो सैलरी उनको पाकिस्तान से मिलती हो या भले वो सैलरी उनको चाइना से मिलती हो, भले वो सैलरी उनके पाकिस्तान अकाउंट में डिपॉजिट होती हो, भले वो सैलरी उनके चाइना वाले अकाउंट में डिपॉजिट होती हो, क्या ये बात समझ में आई? वो सैलरी उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी। यस और नो, जवाब दें। सही है ना? लेकिन मिस्टर चिन चूची के पास जो है वो चाइना के अंदर प्रॉपर्टी भी है, वहां का रेंट आता है उनके पास। तो जो चाइना के अंदर प्रॉपर्टी है उसका रेंट क्या है, वो तो उनकी फॉरेन सोर्स इनकम है। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की बिना पर उनको कौन सी इनकम पे एग्जेम्पशन मिलेगी, पाकिस्तान सोर्स वाली या चाइना वाली? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की बिना पर उनको कौन सी इनकम पे एग्जेम्पशन मिलेगी, चाइना वाली। ओके। लेकिन अगर वो चाइना वाली इनकम वो अपने साथ पाकिस्तान ले आए या पाकिस्तान वाले अकाउंट में रिसीव कर ले, तो क्या ये एग्जेम्पशन बरकरार रहेगी या विड्रॉ हो जाएगी? क्या ये एग्जेम्पशन बरकरार रहेगी या विड्रॉ हो जाएगी? विड्रॉ हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट। तो ये सारी कंडीशन देखें, हम जो पिछला पढ़कर आए हैं, हमें नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए अपने पिछले कॉन्सेप्ट भी रिटेन रखने हैं। गुड, जबरदस्त। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान में परफॉर्म की गई है, एक्सरसाइज की गई है, भले उसकी पेमेंट कहीं भी हो, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सैलरी, इफ सैलरी इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान wherever the employment is exercised। अगर सैलरी पे करने वाली हुकूमत पाकिस्तान है तो फिर ये मत देखो कि एम्प्लॉयमेंट कहां परफॉर्म हो रही है। यानी कि अगर एक एम्बेसडर यूएसए में जॉब करता है, एम्बेसी के अंदर, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म कहां कर रहा है, यूएसए में, लेकिन उसको सैलरी पे करने वाला कौन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर पेमेंट करने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो फिर ये मत देखो कि एम्प्लॉयमेंट कहां परफॉर्म की और उसको मान लो पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसका मतलब यूएसए में मौजूद जितने भी आपके एम्बेसीज में काम करने वाले लोग हैं या किसी और कंट्री में जो एम्बेसीज में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरीज डायरेक्टली कहां से पे हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कहां परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। तो इसका मतलब ये कि दूसरी बात ये देखनी है
कि अगर सैलरी पे करने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो फिर ये मत देखो कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ परफॉर्म हुई। एम्प्लॉयमेंट दुनिया में कहीं भी परफॉर्म हुई हो, अगर सैलरी पे करने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो उस सैलरी को भी पाकिस्तान सोर्स इनकम माना जाएगा। तो वो एम्बेसडर जो यूएसए में काम कर रहा है, जर्मनी में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट कहीं भी परफॉर्म करे, उसकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, लिहाजा वो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कहलाएगी। यस तो फिर क्या ख्याल है अंडर कवर एजेंट अदनान समी के बारे में? अंडर कवर एजेंट अदनान समी के बारे में क्या ख्याल है? अदनान समी अपनी एम्प्लॉयमेंट कहां परफॉर्म कर रहा है? अंडर कवर एजेंट अदनान समी, अगर अंडर कवर एजेंट अदनान समी जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी कहां से मिलती है? पाकिस्तान से। और वो सैलरी उसको इंडिया में नहीं मिलती बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाती है पाकिस्तान में। तो बेनिफिट मिले चले चाहे एम्प्लॉय को या उसके एसोसिएट को, तब भी वो एम्प्लॉय ने ही रिसीव किया। दो बातें कवर हो गई। क्या ख्याल है यार? ये बात तो मजाकन में, मतलब सीरियस मत लेना, इस बात को समझाने की खातिर इस तरह की बात कर रहा हूं, ठीक है? तुम पता लगे सच समझ जाओ। ये बिल्कुल वैसा ही मजाक है जैसा इंटरनेट पे चला। हाँ ये और बात है कि इंडिया वाले इसको बहुत सीरियस ले सकते हैं, उनसे कुछ बईद नहीं, ठीक है? वो तो हमारे कबूतर को सीरियस लेते हैं यार, क्या करें? इंडिया वालों को तो हमारा कबूतर भी दिखता है कि भाई वो जासूसी करने के लिए आया है, पता ना आप लोग, ठीक है जी? वो एक दफा जो है ना पाकिस्तान बॉर्डर से जो है वो बलून्स चले गए वहां पर, तो वो मीडिया कहाँ से आई है गुब्बारे, पाकिस्तान ने छोड़ दिए गुब्बारे, ठीक है जी? कहाँ से आए हैं कबूतर, पाकिस्तान ने छोड़ दिया है कबूतर, पाकिस्तान से एक आतंकवाद कबूतर हमारे पास आ गया। तो ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ठीक है जी? बहरहाल, तो बहरहाल सही है बेटा। तो वो कबूतर जो इंडिया गया है एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसकी एम्प्लॉयमेंट की सैलरी अगर उसके फैमिली मेंबर रिसीव कर लें, कबूतर की फैमिली मेंबर्स, तो बेनिफिट मिले चाहे एम्प्लॉय को या उसके एसोसिएट को, वो एम्प्लॉय ही रिसीव कर रहा है। ये एसोसिएट भी कवर हुआ ना, ठीक है जी? हमारे अंडर कवर एजेंट का नाम कबूतर है, हम कोड वर्डिंग में बात कर रहे हैं, ओके जी? चले बेटा। अच्छा उसके बाद इसका मतलब, चले इस पे कुछ और बात करते हैं। देखें, एक ऑप्शन होता है सिक्योरमेंट का। सिक्योरमेंट समझते हैं? अगर आप इंशाल्लाह फॉर्म ज्वाइन करते हैं तो एक तो होगा कि आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आर्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है जी? एक तो आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग या आर्टिकल कर रहे होंगे, ऐसा ही है? तो पाकिस्तान में जब आप ट्रेनिंग आर्टिकल कर रहे होंगे बिग फोर के अंदर इंशाल्लाह, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वो स्टाइपेंड तकरीबन आपके लिए क्या है, सैलरी है। लेकिन वो स्टाइपेंड इतना नहीं होगा कि उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो वो आपकी 6 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाए, ठीक है? अलाउंसेस जो मिल रहे होंगे वो आपको ऑफिस पर्पस के लिए मिल रहे होंगे, तो वो अलाउंसेस जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे, आप उसको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो बेसिक सैलरी देखी जाए वो 12,000 13,000 रुपए होगी, 12,500 के करीब है ना आपका स्टाइपेंड, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो आप बिल्कुल भी अपनी जो है वो बेसिक लिमिट भी क्रॉस नहीं करेंगे। बेसिक लिमिट तो बहुत दूर होगी। तो क्या टैक्स लगने का कोई सवाल पैदा होता है आपका बेटा? आप पर टैक्स लगने का कोई सवाल पैदा होता है? नहीं। अच्छा, लेकिन फर्ज करें आप सिक्योरमेंट पे जाते हैं। सिक्योरमेंट का मतलब क्या है? कंपनी आपको पाकिस्तान से बाहर पोस्ट कर देती है, पीडब्ल्यूसी लंदन में, ठीक है जी, दुबई में, कतर में, ओमान में, कहीं भी, ठीक है ना? तो अब
अब आप जो 2-3 महीने गुजार कर आ रहे हैं, बल्कि 6 महीने गुजार कर आ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो ये जो आपने 6 महीनों के अंदर स्टाइपेंड कमाया है, ये स्टाइपेंड आपने कहाँ से कमाया है? पाकिस्तान से कमाया है, पाकिस्तान के बाहर से कमाया है? यानी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कहाँ की? पाकिस्तान में की है, पाकिस्तान से बाहर की? जवाब दें। पाकिस्तान से बाहर की ना। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जो 6 महीने का आपका सिक्योरमेंट पीरियड था, उसमें आपने एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म की पाकिस्तान से बाहर, करेक्ट? अच्छा, चलो ठीक है, आपने पाकिस्तान से बाहर एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म किया, आपकी सैलरी देने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, आपकी सैलरी देने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा या फर्म होगी? आपकी सैलरी पे करने वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं होगा ना, फर्म होगी ना। और ऑब्वियसली वो फर्म, वो फॉरेन फर्म आपको क्या करेगी? सैलरी देगी। पाकिस्तानी फर्म नहीं देगी, फॉरेन फर्म सैलरी देगी। अब आप असल में क्या है? एम्प्लॉई है पाकिस्तानी फर्म के, आपको सैलरी मिल रही है किससे? फॉरेन फर्म से। वो फॉरेन फर्म कौन है? पाकिस्तानी फर्म का एसोसिएट है। तो बेनिफिट मिले चाहे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से या उसके एसोसिएट से, तब भी वो सैलरी का पार्ट बनेगा। यस और नो? क्या ख्याल है? ये मैं एसोसिएट भी साथ साथ कवर कर रहा हूँ, साथ साथ जो जो चीजें आती जा रही हैं, उस पर जो चीजें मुझे याद आती जा रही है, मैं उनको पिछले टॉपिक से भी कनेक्ट करता रहूंगा, फिक्र ना कीजिएगा, पिछले टॉपिक भी कवर होते रहेंगे आप। तो आप असल में ट्रेनी है कहाँ पर? पाकिस्तानी फर्म के पास। सिक्योरमेंट जाते हैं आप पाकिस्तान से बाहर, और उन 6 महीनों में आपको सैलरी वगैरह कौन पे करता है? वो फॉरेन फर्म पे करती है। तो वो आपकी सैलरी है ना, वो तो आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिल रही है भाई। अच्छा, अब उस क्या कहते हैं, सैलरी की खास बात क्या है? कि वो सैलरी आपको मिलेगी फॉरेन करेंसी में। अगर आप दुबई में हैं तो दिरहम में मिलेगी, अगर आप लंदन में हैं तो पाउंड में मिलेगी, ठीक है? और कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, कि मिसाल के तौर पर 10,500 रुपए पाकिस्तान में आपका स्टाइपेंड है, तो लंदन जाके भी आपका स्टाइपेंड जो है वो 10,500 रहेगा। बस ये है कि करेंसी चेंज हो जाएगी बेटा, करेंसी चेंज हो जाएगी। तो फर्ज करें अगर आपको 10,500 रुपए मिलते थे पाकिस्तान में, और अब यूके जाकर आपको 10,500 पाउंड मिलना शुरू हो जाए, और 6 महीने को जरा आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा सोचिए कि क्या आपकी जो इनकम होगी, क्या अब वो आपकी लिमिट को क्रॉस कर जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी ना, बिल्कुल। खैर, अब ये बताने के लिए तो बातें हैं, इन रियलिटी जो है, जो आप वहां से पैसा कमा के आते हो ना, उसमें से फर्म भी अपना शेयर लेती है। तो आप जितना एक्चुअल वहां से कमा के लाते हो उतना नहीं मिलता आपको, उसका 50% मिलता है आपको। लेकिन वो 50% भी इतना इनफ होगा कि वो आपकी जो सैलरी है उसको 6 लाख की लिमिट को क्रॉस करवा दे। यस और नो? क्या ख्याल है यार? अभी क्यों का जवाब तो तुम्हें आगे जाके मिल जाएगा, मैं इस बहस में अभी क्यों पढ़ूं, मैं तो टैक्स पढ़ा रहा हूँ ना। अभी तो हमारा मतलब ये है कि हाँ भाई, जो बाहर से मैं लेकर आया हूँ, अब ये बाहर से जो मैं कमा कर आया हूँ, ये मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम? ये फॉरेन सोर्स इनकम है, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल। तो ये फॉरेन सोर्स इनकम है, क्योंकि इसको फॉरेन सोर्स में क्यों मान रहा हूँ? देखो, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट परफॉर्म की होती पाकिस्तान में और पेमेंट मिलती है आपको बाहर से, तो फिर ये आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाती है। लेकिन क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से परफॉर्म किए, पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म किए, तो लिहाजा ये आपकी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो अब तो ये समझाना था बेटा कि सैलरी कब पाकिस्तान सोर्स इनकम है और सैलरी कब फॉरेन सोर्स इनकम है, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब उसके बाद यहां तक कोई मसला तो नहीं है आपको? अब बात करते हैं सैलरी रिसीव इन एरियर्स। अब ये क्या है बेटा? एरियर्स ऑफ सैलरी है। क्या है एरियर्स ऑफ सैलरी? अब ध्यान में रखिएगा, देखें वही सैलरी जो है वो टैक्सेबल है किस बेस पर बताइए? रेसिट बेस पर। यस और नो? सैलरी जो है वो टैक्सेबल है किस बेस पर? रेसिट बेसिस पर। यस और नो? अच्छा, अगर मैं कहता हूं टैक्स ईयर 2020 में आपने सैलरी रिसीव की है 9 मंथ्स की,
और जॉब परफॉर्म की है 12 मंथ्स की, तो कितने मंथ्स की सैलरी टैक्सेबल हुई? 9 मंथ्स की। और टैक्स ईयर 2021 में आपने जॉब परफॉर्म की है 12 मंथ्स की, ना सिर्फ आपने उन 12 मंथ्स की सैलरी रिसीव की है बल्कि आपने पिछले ईयर के 3 मंथ्स के एरियर्स भी रिसीव कर लिए। तो काम किया आपने 12 महीने, सैलरी रिसीव किया आपने 13 मंथ्स की। तो अब बताइए टैक्स 2020 में क्या होगा? टैक्स 2020 में क्या होगा? आपकी कितने मंथ्स की सैलरी टैक्स होगी 2021 में? 2021 में 15 यार बेटा, 15 मंथ्स की होगी ना, क्योंकि जितनी रिसीव की उतनी टैक्स होगी ना 15 मंथ्स की। लेकिन ये 15 मंथ्स की सैलरी टैक्स होने से कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? एक प्रॉब्लम होगा। वो क्या होगा कि आपकी नॉर्मली सैलरी टैक्स होनी चाहिए थी 12 मंथ्स की, लेकिन अचानक से 3 महीने के पिछले एरियर्स रिसीव होने की बिना पर क्या होगा? जब 3 महीने के जो एरियर्स आपको मिलेंगे वो रिसीव होने के बिना पर क्या होगा? आपकी सैलरी जो है वो आपकी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाएगी। और जब आपकी सैलरी आपकी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाएगी तो फिर वही प्रॉब्लम फेस होगा कि हो सकता है कि आपको हाई रेट ऑफ टैक्स फेस करना पड़े। हो सकता है आपको हाई रेट ऑफ टैक्स फेस करना पड़े। यस और नो? तो ये जो आपने टैक्स ईयर 2021 में टैक्स ईयर 2020 के क्या रिसीव किए हैं बेटा? एरियर्स। टैक्स ईयर 2021 में जो आपने रिसीव किए 3 मंथ्स की सैलरी के क्या रिसीव किए? एरियर्स। इनके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है। और ये ऑप्शन किसके पास है? अब एम्प्लॉय के पास। अक्रूवल बेस पर सैलरी टैक्स करने का एक ऑप्शन किसके पास था? कमिश्नर के पास। जब उसने क्या देखना है कि एम्प्लॉय कौन सी कंपनी का है? प्राइवेट कंपनी का, और सैलरी जानबूझ करके डेफर्ड हो रही है। लेकिन सैलरी रिसीव एरियर्स के अंदर क्या है? अक्रूवल बेस पे सैलरी टैक्स करने का एक ऑप्शन किसके पास है? एम्प्लॉय के पास। तो वो क्या ऑप्शन है जरा इसको देख लें, आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ आता है। Where salary is paid to an employee in arrears and as a result the employee is chargeable at higher rate of tax. ठीक है? जब सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है एरियर्स में, जैसे कि टैक्स ईयर 2021 में 15 मंथ्स की सैलरी मिली, 3 मंथ्स की एरियर्स मिले, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का जो था वो स्लेव रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। द एम्प्लॉय में by notice in writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rates of tax that would have been applicable if salary had been paid to the employee in the tax year in which services were rendered. तो फिर वो एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। वो ऑप्शन क्या है कि जो एरियर्स वाले अमाउंट हैं उनको वो चाहे तो उस रेट पे टैक्स करे जिस रेट पर वो अमाउंट, यानी वो सैलरी टैक्स होती, अगर वो अमाउंट उस साल मिल जाता जिस साल से वो सैलरी बिलोंग करती है। इट मीन्स दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। However, areas of salary may be taxed on accrual basis at the option of the taxpayer by a notice in writing to the commissioner on or before the due date of filing of return of income. तो अब इसको टैक्स करने के मुख्तलिफ वे बताए गए। एक वे तो ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ, और एक इसके अलावा भी है जो इस किताब में मौजूद नहीं है। तो मैं आपको दोनों ओपिनियंस दे दूंगा, दोनों ओपिनियंस आपके सामने। ओपिनियन नंबर 1 ये है कि टैक्स ईयर 2020 में आपने सैलरी रिसीव की है 9 मंथ्स की। आप एक काम करें, टैक्स ईयर 2020 में आप पूरे 12 मंथ्स की सैलरी पर टैक्स दे दें, यानी 3 मंथ्स की सैलरी पर इजाफी टैक्स दे दें अक्रूवल बेसिस पर, और आप अक्रूवल बेस ऑप्ट कर लें। तो फिर जब आप टैक्स ईयर 2021 में 15 महीने की सैलरी रिसीव करोगे तो वो प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी इनकम 2 बार टैक्स नहीं हो सकती। ठीक है? ना रिसिट बेस पर ना अक्रूवल बेस पर। तो लिहाजा जब आप टैक्स ईयर 2020 में सैलरी रिसीव करोगे 15 मंथ्स की, तो लेकिन ऑटोमेटिकली वो टैक्स कितने मंथ्स की होगी? 12 महीने की, क्योंकि जो 3 महीने के एरियर्स आप रिसीव कर रहे हो वो ऑलरेडी आप अक्रूवल बेस पे टैक्स करवा चुके हो। यस और नो? जवाब दें बेटा, बात समझ नहीं तो बोल दें। अच्छा ओके, समझ में आती है बात सबको? ओके गुड, जबरदस्त। जी बोलें बेटा, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है?
जो दीगर किताबों के अंदर प्रैक्टिस किया गया वो क्या है, वो ऑप्शन ये है कि जो आपने टैक्स ईयर 2021 में सैलरी रिसीव की है 3 महीने की एरियर्स, इन 3 मंथ्स की सैलरी को आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना दें और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाकर इस पर पिछले साल वाला टैक्स रेट क्या करें, अप्लाई करें, जो एप्लीकेबल होता अगर ये सैलरी पिछले साल टैक्स होती। ठीक है जी। तो अगर एग्जामिनर ने आपसे ऐसा कुछ करवाना होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सैलरी इन एरियर्स देगा और आपको लास्ट ईयर का एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स दे देगा। बोलेगा भाई कि अगर ये सैलरी जो एरियर्स है ये पिछले साल रिसीव हो जाती तो इस पर 5% टैक्स एप्लीकेबल होता। क्या करोगे आप, एरियर्स को इनकम से सेपरेट कर लोगे और एग्जामिनर जो अलग से रेट दे रहा है इसको टैक्स करने के लिए उससे मल्टीप्लाई करके इस सैलरी पे टैक्स वर्कआउट कर लोगे। यानी बाकी 12 महीने की सैलरी नॉर्मली टैक्स करो और जो एरियर्स हैं उनको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना के टैक्स करो। कुछ बात समझ में आती है? अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का आपका कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए बेटा। क्या ख्याल है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मतलब क्या है, वो इनकम जिसको हम बाकी इनकम से अलहदा करके टैक्स कर रहे हैं। जवाब दीजिए बेटा। हाँ भाई सब लोग बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल अब इसकी मिसाल लेता हूं, सब लोग सुनिएगा जरा। एक एग्जांपल ले लो वर्बली। एक बंदा है जिसने सैलरी रिसीव की है 18 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के हिसाब से। ये तो हो गई 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, 18 लाख, ये तो हो गए 12 महीने की सैलरी। अच्छा, इसने 3 लाख रुपए और रिसीव किए जो कि पिछले साल के 2 मंथ्स के एरियर्स है, तो टोटल उसने कितना रिसीव किया, 21 लाख रुपए। 18 और 3 कितने हुए, 21 लाख रुपए। यस और नो? अब क्या करो, 18 लाख पर नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करो स्लेब रेट में जाकर, सैलरीड केस। ठीक है, और जो 3 लाख रुपए एरियर्स हैं उसको क्या बना दो, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना दो। और उसके लिए जो भी टैक्स रेट अलग से दिया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन में कि अगर ये सैलरी पिछले साल रिसीव होती तो इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स इतना होता, तो जो टैक्स रेट अलग दिया हुआ वो टैक्स रेट 3 लाख पे अप्लाई कर दो। 18 लाख पे टैक्स अलग वर्कआउट किया, 3 लाख पे मान लो 2% टैक्स है तो 3 लाख का 2% निकाल लिया। इस तरह दोनों टैक्स लायबिलिटी प्लस हो जाएंगे आपके पास। सही है बेटा, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो सेपरेट ब्लॉक वाला काम करने के बाद अब आपके लिए सेपरेट ब्लॉक दिमागी तौर पे अज्यूम करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं? अभी छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी पिक कर लें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो सारी बातें उसमें भी कवर हो जाएंगी। ठीक है ना? अब परक्विजिट्स बेनिफिट्स हैं, तो जो कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जिसके अंदर बेनिफिट की वैल्यूएशन करना मुश्किल है। जैसे कि अगर आपको कंपनी की तरफ से क्या मिली हुई है, अकोमोडेशन मिली हुई है, अकोमोडेशन रहने के लिए घर मिला हुआ है, तो भाई घर का बेनिफिट कैसे वर्कआउट किया जाए? ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप अगर कंपनी आपको घर ना देती तो फिर आपको अपने खर्चे पे घर लेना पड़ता। आप अपने घर खर्चे पे घर कैसे लेते? आप रेंट पे घर लेते। यस और नो? तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी ने आपको घर लेके दे दिया है रहने के लिए, उससे क्या हो रहा है, आपका रेंट सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा सेव? तो जो इस तरह कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिलना क्या हुआ, आपके लिए बेनिफिट हुआ। तो अब उस बेनिफिट को टैक्सेशन पर्पस के लिए सैलरी में शामिल करने के लिए वैल्यूएशन करनी होगी। यार उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो ना, कि मैं उसको कितने पे वैल्यू करूं। उसके लिए मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए अकोमोडेशन देता है तो रूल 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टेकन एज equal to the amount that would have been paid by the employer in such case in such accommodation was not provided। अगर आपको एम्प्लॉयर रहने के लिए जगह ना देता तो क्या देता? दो बातें होती है ना, अगर एम्प्लॉयर आपको घर ना देता, अकोमोडेशन ना देता तो क्या देता? रेंट अलाउंस देता ना, रेंट अलाउंस देता।
अब अलाउंस नहीं दिया, उसने घर दे दिया, ठीक है। तो जो आपको इस घर के बदले मिलता, अगर ये घर ना मिलता, तो फिर जो मिलता उसको सैलरी का पार्ट बनाओ, तो आप अंदाजा लगा लो कि आपको कितना अलाउंस मिलता। या आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें लिखा होता है कि अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होगी तो हम इतना अलाउंस देंगे, तो अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू उठा लो। यस और नो? क्या ख्याल है? तीन चीजें होती ना बेटा, घर दिया, घर नहीं दिया तो फिर रेंट अलाउंस देता, रेंट अलाउंस नहीं दिया तो आपको कहीं पर घर अरेंज करके देता, उसका किराया खुद पे करता, या आप खुद अरेंज कर लेते, उसका किराया आपको रीइंबर्स हो जाता। जवाब दें। तो वो भी अकोमोडेशन में फॉल करेगा, परक्विजिट है वो। तो कहता है अकोमोडेशन को वैल्यू करो, कैसे कि अगर ये घर ना मिलता तो इसके बदले जो मिलता वो कहलाएगी इसकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। चले इस बात को हम समझते हैं, कैसे समझते हैं? मिस्टर ए, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल हमने रखी यहाँ पर 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना जाएगा बेटा? 1,200,000। ठीक है जी। अलाउंसेस कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा, मतलब सारे अलाउंसेस मिला लें। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया बेटा? 600,000। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अकोमोडेशन का बेनिफिट ऐड करना है। ठीक है जी। कैसे ऐड करना है भाई? सिंपल सी बात, सोचें। नंबर 1, अगर ये मुझे, अगर एम्प्लॉयर ये अकोमोडेशन ना देता, रहने के लिए घर ना देता, तो क्या देता? वो मुझे 30,000 रुपए पर मंथ रेंट अलाउंस देता। 30,000 को जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना अमाउंट बनेगा? ₹360,000। ठीक है, सही है? यस और नो? अभी उसने मुझे रहने के लिए घर दिया है, लेकिन अगर ये घर ना देता तो क्या देता? अलाउंस देता। तो मुझे कम से कम 3,60,000 तो मिलते। तो इसका मतलब क्या है? मुझे इस अकोमोडेशन के बेनिफिट को कम से कम 3,60,000 के बराबर तो वैल्यू करना चाहिए ना, ये नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब अगला सवाल, क्या मैं इस 3,60,000 को सैलरी में ऐड कर दूं? आंसर इज नो। ठहरो, अभी नहीं करो, क्योंकि आगे लॉ कहता है द वैल्यू टेकन। अब पढ़ना, लॉ को पढ़ना जरा। लॉ क्या कहता है? द वैल्यू टेकन, देख रहे हो सब लोग? द वैल्यू टेकन फॉर दिस पर्पस shall not be less than
45% ऑफ, लाइन देखो, the value taken for this purpose shall not be less than 45% of minimum of time scale or basic salary where there is no time scale. जवाब दो। यानी सैलरी में कुछ भी अमाउंट अकोमोडेशन के बेनिफिट के तौर पे शामिल करने से पहले देख लेना कि जो भी अमाउंट तुम ऐड करो वो तुम्हारी बेसिक सैलरी के 45% से कम नहीं होना चाहिए। एमटीएस को मैं डिफाइन करता हूं क्या है, इसको समझाता हूं मैं आपको, लेकिन पहले इस तरह समझ लो, बेसिक सैलरी का 45%। आ जाओ जरा उस पेज पे, आ जाओ जरा, क्या करो यहां पर, नंबर 2, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। 12 लाख का जरा निकालो 45%, 5,40,000। यानी वो कह रहा है जिस चीज को तुम बेनिफिट मान रहे हो ख्याल रखो कि वो बेनिफिट तुम्हारे बेसिक सैलरी के 45% से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अलाउंस को बेनिफिट मान रहा था कि अगर मुझे अकोमोडेशन ना मिलती तो मुझे अलाउंस मिलता, तो कम से कम मुझे अलाउंस के बराबर बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन द वैल्यू टेकन फॉर दिस पर्पस शैल नॉट बी लेस देन 45% ऑफ बेसिक सैलरी। जिस चीज को तुम बेनिफिट समझो उस बेनिफिट को बेसिक सैलरी के 45% से कम पे मत लेना। तो यहाँ तो जिस चीज को मैं बेनिफिट ले रहा हूँ वो तो सैलरी के 45% से कम है। अब इस केस में मुझे 3,60,000 ऐड नहीं करने बल्कि 5,40,000 ऐड करने। इसका मतलब क्या है, इन दो में से जो क्या होगा बेटा, हायर होगा। यानी कि 5,40,000, इसको मैं सैलरी का पार्ट बनाऊंगा। इस तरह ये मैंने क्या किया, अकोमोडेशन के परक्विजिट को वैल्यू किया और सैलरी का पार्ट बना दिया। 12 लाख और 6 लाख 18 लाख, 18 लाख और 5 लाख 2,340,000 ये आ जाएगी आपकी सैलरी। जवाब दीजिए बेटा, कोई मुश्किल बात? वैल्यू टेकन फॉर दिस पर्पस शैल नॉट बी लेस देन 45% ऑफ, वैसे लिखा हुआ है एमटीएस, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। अच्छा ये एमटीएस क्या है बेटा? ये जो आप बोलते हैं ना ग्रेड्स, सरकारी मुलाजिमिन के ग्रेड होते हैं ना, ग्रेड, ये ग्रेड क्या होता है? तो साथ साथ मैं आपको एमटीएस भी समझा दूं। साथ साथ मैं आपको एमटीएस भी समझा दूं बेटा। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के केसेस होते हैं तो एग्जाम में प्राइवेट सेक्टर के केस आते हैं, गवर्नमेंट मुलाजमिन के केस नहीं आते। भाई यार आप ग्रेड नहीं बोलते, भाई ये 20 ग्रेड का ऑफिसर है, ये 18 ग्रेड का ऑफिसर है, ये ग्रेड्स होते हैं कि नहीं होते गवर्नमेंट मुलाजिमिन के? बताइए। ठीक है जी, अब समझेगा जरा। मिस्टर बी जो है, समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, वर्किंग के तौर पे लिख रहा हूँ, इसको हेडिंग का पार्ट मत समझिएगा। मिस्टर बी जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है। असल में जो ग्रेड्स होता है ना, पे स्केल होते हैं, पे स्केल। जैसे मैंने लिखा 100,000, 20,000, 360,000। आपने सीक्वेंस सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ए जो है वो क्या है,
मिनिमम कि इस ग्रेड में मौजूद जो मुलाजिम होगा उसको कम से कम उसकी सैलरी कितनी होगी, 1 लाख रुपए पर मंथ। 20,000 रुपए क्या होगा उसका ईयरली इंक्रीमेंट पर मंथ, और 30,60,000 रुपए इस स्केल की क्या होगी, मैक्सिमम सैलरी। क्या ख्याल है? जवाब दें। ये स्केल समझ में आया आपको बेटा? सबको स्केल समझ में आया? प्लीज जल्दी जल्दी करें यार, टाइम कम है। स्केल समझ में आया सबको? स्केल, पे स्केल समझ में आया? तो हुकूमत हर साल इसी को तो रिवाइज करती है बेटा, और या आपका स्केल चेंज होगा तो आप तरक्की कर जाएंगे, आप अगले ग्रेड में फॉल कर जाएंगे। अब फर्ज करें ये जिस ग्रेड का स्केल है उसमें अगर एक बंदा नया नया प्रमोट होता है तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होगी? 1 लाख रुपए। और अगर उसका इस ग्रेड में दूसरा साल है तो सैलरी कितनी होगी? वेरी गुड। इसका तीसरा साल है तो सैलरी कितनी होगी? अनलेस के ग्रेड रिवाइज ना हो। अगर रिवाइज नहीं होगा तो ये होगी, अगर रिवाइज कर दिया गवर्नमेंट पर उसके हिसाब से होगी। समझ में आती है बात? तो मान लें कि मिस्टर बी का जो है वो इस ग्रेड में कौन सा साल है बेटा? तीसरा साल। तो हम क्या करेंगे? तीसरा साल, तीसरा साल, चौथा नहीं तीसरा। पहला साल लाख लाख चलेगा, दूसरा साल 1,20,000 चलेगा, तीसरा साल तो क्या किया आपने? 140,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया। कितना बना जल्दी बताइए? 1,680,000। अलाउंसेस ऐड कर दिया आपने, 3,20,000। ठीक है जी। अब ऐड कर रहा हूं अकोमोडेशन। तो नंबर 1, अगर अकोमोडेशन ना मिलती तो क्या मिलता? अलाउंस मिलता। कितना मिलता? वही मान लें 30,000 रुपए। 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए, आंसर क्या आएगा? 3,00,000। क्या आंसर आएगा? ₹360,000। अब चूंकि मिस्टर बी जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, इसका एमटीएस मौजूद है, तो मुझे क्या करना है? मुझे 45% 1,680,000 का नहीं निकालना। नो, वो तो उसकी आज की सैलरी है। इसका मिनिमम मिनिमम स्केल कितना है? लाख रुपए। लाख को मल्टीप्लाई करें किससे? 12 से। ठीक है जी। अगर मैं इसका निकालता हूं नंबर 2, 45% ऑफ एमटीएस मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, तो वो कितना बनेगा? लाख रुपए इसका मिनिमम टाइम स्केल है पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, पूरे साल का आया। इसका निकाल लिया 45%। हाँ जी बताइए कितना अमाउंट बना? रुपीस, ये 5,40,000 बना। हाँ सही है, 5,40,000 ही बनेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने लाख रुपए सैलरी ली। सही है, 5,40,000। तो अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये, हालांकि इसकी बेसिक सैलरी 1,680,000 है, तो अगर ये गवर्नमेंट मुलाजिम ना होता तो फिर मैं 1,680,000 का 45% लेता। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, इसका मिनिमम टाइम स्केल मौजूद है, तो फिर मैं इसके एमटीएस का 45% लूंगा बेटा। क्या ये बात समझ में आती है सबको बेटा? तो 540 को मैंने क्या कर दिया? इधर ऐड कर दिया और ये सैलरी वर्कआउट कर ली। अब आप इसको पढ़ के देख लो। द वैल्यू टेकन for this purpose shall not be less than 45% of minimum of the time scale। आपकी पहली कोशिश है कि आपके पास एमटीएस अवेलेबल हो, उस एमटीएस का निकालें आप 45% और द बेसिक सैलरी वेयर देयर इज नो टाइम स्केल। और जहां पर एमटीएस अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप 45% किसका लेंगे? फिर आप 45% किसका लेंगे? जवाब दें।
बेसिक सैलरी। ठीक है, अगर एमटीएस अवेलेबल ना हो तो किसका लेंगे बेटा? बेसिक सैलरी का। ठीक है ना? ओके। उसके बाद ये नोट फॉर स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है। पहला नोट ये है कि बेटा अगर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो तो जितना मिल रहा हो उतना ही टैक्स होगा, उसमें कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस जितना मिल रहा है उतना ऐड कर दें। ये तो लिमिट जब अप्लाई हो रही है जब अकोमोडेशन मिल रही है। ठीक है, तो अकोमोडेशन को वैल्यू करने के लिए हमने बोला कि भाई अगर अकोमोडेशन ना मिलती तो क्या मिलता, पॉइंट नंबर 1। और जो अमाउंट हम ऐड करने जा रहे हैं वो बेसिक सैलरी के 45% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअली हाउस रेंट अलाउंस ही मिल रहा है तो जो अलाउंस मिल रहा है एक्चुअली उसी को सैलरी का पार्ट बनाए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? हाउस रेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम 45% इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर अलाउंस ही मिल रहा है तो जितना मिल रहा है उसको सैलरी में ऐड कर दें। यस और नो? अच्छा जी। उसके बाद अगर किसी की पोस्टिंग जो है वो दूर दराज इलाकों में हो गई है, मुफस्सल एरियाज, ठीक है, दूर दराज इलाकों में हो गई है, तो फिर उसके लिए जो एमटीएस का 45% सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि 30% मिलेगा। तो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू सैलरीड पर्सन सर्विंग इन स्टेशंस इन मुफस्सल एरियाज shall be taxable at 30% of MTS on the basic salary or the basic salary where there is no time scale। तो फिर जो लोग जिनकी पोस्टिंग दूर दराज इलाकों में हो गई है जहां पे लोग आमतौर पर पोस्टिंग करवाना चाहते नहीं है, तो फिर उनका बेनिफिट जो होगा वो 45% टैक्स नहीं होगा बल्कि 30% टैक्स होगा। तो बड़ा सिंपल, अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि भाई ये एम्प्लॉय जो है मुफस्सल एरिया में क्या हो गया, पोस्ट हो गया है, तो फिर आप क्या करें, इसकी अकोमोडेशन का परक्विजिट वर्कआउट करने के लिए आप बेसिक सैलरी का 45% ना लें बल्कि कितना लें, 30% लें। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली आप 3 चीजें देखें जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, अकोमोडेशन को वैल्यू करें, तो प्रैक्टिकली आप 3 चीज देंगे। नंबर 1 क्या देखें, अगर मुझे अकोमोडेशन ना मिलती तो क्या मिलता, अलाउंस मिलता। नंबर 2, ये प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है इस्तेमाल करने के लिए, अगर एम्प्लॉयर इसको किसी और को रेंट पे देता तो एम्प्लॉयर को कितना फायदा होता। तो आप प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू भी देखें। और नंबर 3, आप बेसिक सैलरी का 45% भी निकाल के देखें, विच एवर इज हायर। पॉइंट नंबर 1, amount that would have been paid by the employer, allowance, amount that would have been paid by the employer, कि अगर एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी आपको दे दी है तो एम्प्लॉयर उस प्रॉपर्टी के रेंट से महरूम हो गया है, तो समझ लें उस प्रॉपर्टी के रेंट के बराबर आपको फायदा पहुंच रहा है। तो उस प्रॉपर्टी की जो रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको भी रखें। और नंबर 3, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 45% निकालें। इन तीनों में से जो आंसर क्या आ जाए बेटा, हायर आ जाए, उसको आप सैलरी में ऐड करें। तो फर्ज कर लीजिए कि आपको 3,60,000 का अलाउंस मिलता, जो प्रॉपर्टी आपको रेंट पे, जो प्रॉपर्टी आपको अकोमोडेशन के लिए दी गई है उसका पर मंथ रेंट 50,000 रुपए है, एनुअल रेंट 6 लाख रुपए, और आपकी बेसिक सैलरी का 45% 5,40,000 रुपए, 3,60,000 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए, 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना, 5,40,000 रुपए। बताइए अब इन 3 में से हायर क्या आया, अब इन 3 में से हायर क्या आया? तो जो हायर आएगा वो सैलरी का क्या बन जाएगा बेटा, पार्ट बन जाएगा। तो 6 लाख रुपए इस केस में क्या करेंगे आप, सैलरी को सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो आज तक इतना डिस्कशन रखता हूँ, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर कर दूंगा। थोड़ा क्विक लर्निंग करें, ठीक है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। और स्टूडेंट्स को बोलें यार क्लास में अटेंड करें, एक मोटिवेशन फील होती है स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं। तो जो भी लापरवाही कर रहे हैं रमजान की वजह से उनको बोलें भाई क्लासेस अटेंड करें प्लीज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक?